काफी डिसेंट सा ब्लैक एंड व्हाइट फर्नीचर नजर आ रहा था। अपनी घूमने वाली चेयर पर संजय अपनी ही जगह बार बार घूम रहा था। कमरे में खड़े बॉडीगार्ड्स में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपना सिर ऊपर कर सके। सर, हमने आसपास सब जगह देखा और लोगों से पूछताछ की, किसी को नहीं पता अचानक से ये बच्ची कहां से आई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची वाकई जादू से वहां पहुंची थी, क्योंकि इतनी सर्च के बाद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई सबूत नहीं मिला? What the hell is going on? संजय मित्तल की आवाज इतनी तेज थी कि मजाल है कमरे में कोई चीज अपनी जगह से हिली डुली हो। अगले ही पल संजय मित्तल ने अपना राइट हैंड उठाया और कागज में लिखी उस डीएनए रिपोर्ट को टेबल पर फेंक दिया और गार्ड्स को घूरते हुए देखा। अब इतनी छोटी बच्ची तो वाकई अपने आप चलकर यहाँ तक नहीं आ सकती थी। बाय द वे सर, हमने ये डीएनए रिपोर्ट भी चेक करवाई और उन्होंने भी इस डीएनए रिपोर्ट के असली होने की पुष्टि की है। तो वाकई डॉल की तरह दिखने वाली वो बच्ची संजय मित्तल की ही बेटी थी। उस कमरे में भयानक शांति थी, कुछ ऐसी जैसे किसी तूफान के ठीक पहले होती है। उस तूफान का डर सिर्फ उन एक जोड़ी मासूम आंखों को शायद नहीं था, जो बड़ी ही क्यूट तरह से कमरे में मौजूद हर शख्स को अपनी आंखें इधर उधर मटका कर देख रही थी। 2 साल की वो बच्ची बड़ी ही प्यारी सी थी, जो अब संजय मित्तल की तरफ देखते हुए उसकी तरफ डगमगाते नन्हे कदमों से बढ़ रही थी। उसकी मासूम नजरें जैसे ही संजय मित्तल से टकराईं, उसने अपने छोटे छोटे लिप्स को आपस में जोड़ते हुए मासूमियत से कहा, डैडी। संजय मित्तल के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसे लगा अचानक उसके सीने में कोई गहरा दर्द उभर आया हो। जाने क्यों उसे अपनी बॉडी में अजीब सा करंट फील होने लगा। उसने जब उस मासूम चेहरे को देखा तो पाया वो उसके चेहरे से मिलता हुआ लग रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और उसके मन में फिर वही अजीब सा सवाल उभरने लगा, आखिर ये बच्ची कौन है और आखिर ये यहाँ आई कैसे? अपने दिमाग में आते हुए कई इमोशंस को रोकते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसके सीने की तरफ उसे महसूस हुआ कि प्यारा सा घुंघराले बालों वाला सिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर लगा शायद उसे कुछ चाहिए था। डैडी, तुम, बच्चे के मुंह से आवाज निकाली। संजय मित्तल को अपनी बॉडी जैसे बर्फ की तरह जमता हुआ महसूस होने लगा। जाने क्यों अगले ही पल उसने नीचे की तरफ झुककर देखा। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता, उसने देखा कि वो मासूम सी बच्ची अब उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बार बार उसकी उंगलियों को काटने की कोशिश कर रही थी। आउच! 2 साल बाद। ड्राइवर, यहीं हॉस्पिटल के पास ही रोक दो। कार रुकी तो अर्पिता कार से बाहर निकली और धीमे कदमों से चलते हुए वो रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ी। उसने हाथ में एक केक पकड़ा हुआ था, जो खुद उसने ही बनाया था। हाय, आई एम लुकिंग फॉर डॉक्टर अभिषेक फ्रॉम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी, प्लीज रास्ता दीजिए, सामने से हटिए प्लीज। तभी हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस से कुछ लोग बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। व्हाट हैपेंड? एक रोड एक्सीडेंट का केस है। कुछ लोगों ने जैसे तैसे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। इमरजेंसी केस है, सबकी हालत खराब है। सबसे बुरी हालत तो एक छोटी सी बच्ची की है। एम्बुलेंस से निकले पहले डॉक्टर ने वहां खड़े नर्सेस को सिचुएशन समझाया। एक्सीडेंट के बारे में सुनकर अर्पिता का सर चकराने लगा। एक 4 साल की बेबी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का सुंदर सा ड्रेस पहन रखा था, जिस पर अब ढेर सारा खून लगा हुआ था। उस मासूम बच्ची का चेहरा जैसे किसी सफेद कागज की तरह और उसका शरीर किसी बॉल की तरह गोल मुड़ा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अर्पिता अभी तक उस बच्चे की पूरी कंडीशन देख भी नहीं पाई थी कि उसके सीने में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वो वहीं एक चेयर पर अपना सर हाथों से ढककर बैठ गई
इस बच्ची का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पर किसी का ब्लड AB नेगेटिव है? प्लीज हेल्प द चाइल्ड। अचानक भीड़ में से किसी ने निकल कर कहा। उसके फेस के एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर था कि ब्लड की इमीडिएट जरूरत थी। हमारे पास समय कम है, इतनी जल्दी ब्लड का इंतजाम कैसे होगा? ऐसे इसे नहीं मरने दे सकते, हमारे पास वेस्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। कुछ डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। अर्पिता अचानक से अपनी जगह खड़ी हुई। उसकी आंखों के सामने अब भी वो दर्द भरा चेहरा नजर आ रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी आंखों से देखा था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरा ब्लड AB नेगेटिव है, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? कुछ देर बाद नर्स ने अर्पिता का ब्लड चेकअप किया और उसने एक छोटी सी नीडल उसकी दाहिने हाथ की वेन में इंसर्ट किया। ब्लड डोनेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट किया गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने अर्पिता की बाह से नीडल निकालते हुए कहा, मिस अर्पिता, ब्लड डोनेट के बाद आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही कहीं जाएं। जी जरूर। वैसे वो छोटी बच्ची कैसी है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ एक बार? अर्पिता ने कॉटन का टुकड़ा वेन में दबाते हुए पूछा। नर्स ने अर्पिता की तरफ अजीब तरह से देखकर कहा, उसके लिए पेशेंट की फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। नर्स बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। उसे बस इतना ही पता था कि वो कोई मामूली बच्ची नहीं थी, क्योंकि जब बच्ची को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तो उसके साथ 3 से 4 बॉडीगार्ड्स भी थे जो अभी ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े थे। बाय द वे मिस अर्पिता, ये आपका है। नर्स ने केक को बेड के बगल में रखते हुए कहा। अर्पिता की नजर जैसे ही केक पर पड़ी, उसे अचानक से याद आया कि आखिर वो यहाँ आई क्यों थी। ओह नो, उसने आंखों को कसकर बंद करते हुए कहा। वो अगले ही पल उठी और उसने अपने राइट हैंड से अपने सर पर हल्की चपेट मारकर खुद को जैसे नींद से जगाया। उसने जल्दी से केक उठाया और कमरे से बाहर की तरफ भागी। ब्लड डोनेशन रूम से वो बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ अभी तेजी से भाग ही रही थी कि वो किसी से टकराई। वो कोई लंबा चौड़ा सा आदमी था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या अपने पैरों को संभाल पाती, हड़बड़ाहट में गिरने से बचने के लिए वो जो पकड़ सकती थी उसने पकड़ा। उस आदमी का शर्ट पकड़कर अर्पिता ने अपने आप को गिरने से बचने की कोशिश की। चर्र, शर्ट के फटने की आवाज आई। अर्पिता धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, पर साथ में वो शख्स भी उसके ऊपर था। दोनों अब हॉस्पिटल के फ्लोर पर थे। अगले ही पल उस शख्स के लिप्स अर्पिता के पिंक एंड सॉफ्ट लिप्स से टकराए। उसकी सांसें अर्पिता के सांसों से टकराई। उसका चेहरा उसके चेहरे से टकराया और अर्पिता के कुछ समझ पाने से पहले ही उसका पहला किस हो चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। संजय मित्तल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। उसे क्या पता था वो अपने बेटे को देखने से पहले ऐसे किसी इंसान से टकरा जाएगा। उसका चेहरा भी ब्लैंक हो चुका था। अगले ही पल उसने अपने लिप्स को अर्पिता के लिप्स से हटाया और हड़बड़ाकर उड़ गया। उड़ते ही वो अपने हाथों से अपनी ड्रेस को झाड़ने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। सर, आप ठीक तो हैं? पीछे से आते हुए एक आदमी ने पूछा। दरअसल वो संजय मित्तल का असिस्टेंट था, जिसने अभी अभी अपने बॉस को एक लड़की के ऊपर गिरते हुए देखा था, और ये भी कि उसके बॉस जो लड़कियों को पास भी नहीं फटकने देते, और अभी भी उस लड़की ने उसके बॉस को किस भी किया था। हेलो मिस्टर, नीचे तो वो लड़की गिरी थी, तो तुम्हारे बॉस को कैसे चोट लगी? हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत ने संजय के असिस्टेंट को कहा। सिचुएशन को संभालते हुए अर्पिता ने उठकर अपने चकराते हुए सिर को संभाला, लेकिन अर्पिता को कुछ देर बाद समझ आया कि उसके हाथ तो खाली हैं। इस बात से वो शॉक में आ गई। उसने अपने इधर उधर देखा। उसका लाया हुआ केक फर्श पर बिखरा पड़ा था। माय केक! अपने इतने प्यार से लाए हुए केक को फर्श पर पड़ा देखकर अर्पिता को बुरा लगने लगा और वो उसे समेटने में लग गई। इतनी बुरी तरीके से गिरकर उसके केक ने अपनी पहचान ही खो दी थी। बस दिखाई पड़ रहा था तो उस केक का बिखरा हुआ ब्रेड और क्रीम। अर्पिता ने जब पीछे मुड़कर देखा
तो उसे उससे टकराया हुआ आदमी जाते हुए दिखाई देने लगा। हेलो मिस्टर, वेट अ मिनट। अर्पिता ने गुस्से में अपने गिरे हुए केक को छोड़कर जाते हुए उस आदमी को रोकने के लिए भागी। अगर वो उससे नहीं टकराता तो वो नहीं गिरती, और अब बिना कुछ कहे वो जा रहा था। जब अर्पिता उस आदमी के सामने पहुंची तो उसे देखकर थोड़ी चौंक गई। हैंडसम, शायद हैंडसम शब्द भी उस आदमी की सुंदरता को सही लफ्जों में बयान नहीं कर पाता, मगर उस आदमी का एटीट्यूड काफी रूड था, काफी चिड़चिड़ाहट वाली वाइब दे रहा था वो। जब उस आदमी ने अर्पिता की तरफ देखा, अर्पिता ने अपने शरीर पर रोंगटे खड़े हुए महसूस कर सकती थी। अगले ही पल अर्पिता उसे अपने पास से जाते हुए देख रही थी। एक्सक्यूज मी बहन जी, हमारे बॉस फिलहाल के लिए थोड़े बिजी हैं। आपके नुकसान के लिए कितने पैसे भरने हैं आप मुझे बता दीजिए। संजय का असिस्टेंट जान चुका था कि उसके बॉस फिलहाल अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वो हालात को संभालने लगा। जब से संजय को पता लगा था कि उसकी बेटी का कार से एक्सीडेंट हो गया है, वो वैसे ही हॉस्पिटल की ओर तेजी से रवाना हुआ। संजय के असिस्टेंट को डर था कि वो इस गुस्से में